हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टरी क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इसे आप चैप्टर 5 भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी की जो कैपिटल होती है वो उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है वो हम देखते हैं। देखिए, जब आपने कंपनीज अकाउंट्स पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारी टर्म्स आई होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। तो उनका मीनिंग क्या है और वो किस लिए यूज होती हैं और उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वो हम देखते हैं आज। देखिए, एक वर्ड आता है ऑथराइज्ड कैपिटल का। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। The company cannot raise more than the in amount of capital as specified in the memorandum of association. It is also called nominal or registered capital. Authorized capital can be increased or decreased as per procedure laid down in the Companies Act. It should be noted that company need not issue the entire authorized capital for public subscription at a time. Depending upon requirement, it may issue share capital, but in any case, it should not be more than the amount of authorized capital. ठीक है, समझे? हिंदी में कहता है कि अधिकृत पूंजी कंपनी की अंश पूंजी की वह राशि है जो कंपनी की सीमा पार्षद नियम के द्वारा निर्गमित करने हेतु अधिकृत है। कंपनी सीमा पार्षद नियम में उल्लेखित पूंजी से अधिक राशि एकत्रित नहीं कर सकती। यह प्राधिकृत या पंजीकृत पूंजी कहलाती है। अधिकृत पूंजी कंपनी अधिनियम की प्रक्रिया के अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है। कंपनी समस्त अधिकृत पूंजी को जनता के अभिदान के लिए एक ही समय निर्गमित करने के लिए बाध्य नहीं है। कंपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अंश पूंजी निर्गमन कर सकती है, परंतु किसी भी स्थिति में यह पूंजी अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होगी कि कंपनी की टोटल कितनी कैपिटल की जरूरत है वो इनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें स्पेसिफाई करते हैं वो। ठीक है, जो कंपनी का सीमा पार्षद नियम होता है, तो इसमें ये टोटल मेंशन करते हैं कि कंपनी को टोटल कितने फंड की जरूरत होगी। अब इसमें ये नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कई बार ये अगर इसकी जगह पे रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल लिखा आ जाए तो उसका मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल से ही है। अब जो जितना अमाउंट इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है उससे ज्यादा तो ये पब्लिक से मांग नहीं सकते। पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या है कि ये जो है ना, जितनी भी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो एक साथ नहीं मांग सकते। जरूरी नहीं है कि एक साथ ही पब्लिक से मांगे। तो इससे ये पार्ट्स पार्ट्स में भी मांग सकते हैं जब इनको पैसे की जरूरत हो। तो बैलेंस शीट जब बनते हैं ना, तो बैलेंस शीट में एक चीज दिखाते हैं, ये ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद ये कितना उन्होंने कैपिटल पब्लिक से ले ली है वो अलग से दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल है कि जो टोटल इनके कितने फंड की रिक्वायरमेंट है उसका वो यहाँ पे अप्रूवल होता है एक तरह का। ठीक है, और इससे चाहे तो वो बढ़ा भी सकते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अब कम मुझे और फंड की जरूरत है तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, और जो लगे कि नहीं अब जरूरत नहीं है तो इसे कम भी कर सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करके ये उन्हें घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इशूड कैपिटल। देखिए, ऑथराइज कैपिटल हमने पढ़ ली कि टोटल कितना पैसा हमें चाहिए। इशूड कैपिटल होता है कि हमने कितना मांगा है। ठीक है, तो इट इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इंक्लूडिंग द शेयर्स allotted to vendor and the signatories of the company's memorandum. The authorized capital which is not offered for public subscription is known as
unissued capital. Unissued capital may be offered for public subscription at later date. ठीक है, तो निर्गमित पूंजी हिंदी में कहते हैं इसे, इशूड कैपिटल को निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का यह वह भाग है जो जनता को अंश अभिदान के लिए वास्तविक रूप से प्रस्तावित किया जाता है, इसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। इसमें वे अंश भी सम्मिलित हैं जो परिसंपत्ति विक्रेताओं को तथा कंपनी के पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं को निर्गमित किए जाते हैं। अधिकृत पूंजी की वह राशि जो जनता के अभिदान के लिए नहीं की गई है अनिर्गमित पूंजी कहलाती है। इसे आगामी तिथि में किसी भी समय जनता के अभिदान के लिए निर्गमित किया जा सकता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा एक ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है? वो इशूड कैपिटल होती है जो हमने जनता से, पब्लिक से मांगा है। देखिए, आपके सुना होगा आईपीओ का नाम, ठीक है ना। आईपीओ क्या होता है? यही तो होता है, आईपीओ इश्यू करते हैं, जनता से पैसा मांगते हैं। अब जनता से पैसा मांगते हैं तो जरूरी नहीं है कि मैंने ऑथराइज, अगर मेरी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख की मान लीजिए मैंने रखा था, तो ये पूरी 1 लाख मान लूं, पूरी 1 लाख एक साथ मांग लूं। मैं मान लेता हूँ मैंने को जो है 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं 10,000 रुपए मांगता हूँ। मैंने 1 लाख ना मांग के मैंने 1 लाख ना मांगकर सिर्फ 10,000 रुपए जनता से मांगे, पब्लिक से मांगे, ठीक है। तो ये जो है मैंने एक 10,000 रुपए मांगे हैं, तो ये मेरी इशूड कैपिटल है, ठीक है, जितने मैंने मांगे। अब इसमें क्या होता है कि जो शेयर्स हैं, एक तो वेंडर्स को अलॉट कर देते हैं, जितनी वेंडर कंपनीज होती हैं, जिनकी वेंडर्स कंपनी है, उनको भी शेयर्स दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो कंपनी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वेंडर्स का भी फायदा होगा, इसलिए ये वेंडर्स को भी शेयर्स इशू करते हैं। और जो इनके ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी फॉर्म करते हैं, तो ये भी शेयर्स लेते हैं ताकि ये कंपनी के हित में काम करें, ठीक है। तो इनके शेयर्स भी जो इनको अलॉटेड हैं वो भी इशूड कैपिटल का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप? तो शेयर कैपिटल जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, और जितनी हमने पब्लिक से पैसा मांगा है, जितने शेयर्स इशू किए हैं, तो वो इसमें इंक्लूड होते हैं। अब जो मान लीजिए, अब इसमें से मेरे कितने बच गए? 1 लाख में से 10,000 तो मैंने मांग लिया, अब मेरे कितने बच गए? 90,000 बैलेंस बच गए ना, 90,000। तो इसे कहते हैं अनइशूड कैपिटल, जो अभी तक इशू नहीं किए हैं, ठीक है, यानी कि अनिर्गमित पूंजी, ठीक है, समझ गए? चले आगे। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? देखिए, ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब हमने पहले तो डिसाइड कर लिया मुझे कितना पैसा चाहिए। पैसा मुझे कितना चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आया इशूड कैपिटल। मैंने पब्लिक से कितने मांगे? 10,000 रुपए मांगे, ठीक है। मैंने आईपीओ इशू कर दिए कि लोग आए और मुझे शेयर खरीदें और उसके बदले पैसा दें। अब होता है सब्सक्राइब कैपिटल। ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल वो होता है, अब एक 10,000 के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग उसे लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब होता है। आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि कोई शेयर है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया या अंडर सब्सक्राइब हुआ, ठीक है ना। उसका मतलब क्या है कि उस शेयर के लिए जनता ने कितना आवेदन किया, कितना अप्लाई किया। क्या जो पब्लिक है वो जितना नॉमिनल शेयर की वैल्यू थी उससे ज्यादा तो नहीं मांग रही। देखिए, इसको समझिए कि जैसे मैंने 10,000 के शेयर तो मांगे थे, ठीक है, 10,000 मैंने मांगे पब्लिक से। अब मैंने रखा कि पर शेयर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है, ठीक है। और कितने शेयर मांगे? 1000 शेयर इशू किए मैंने, ठीक है, ये किया। अब लोगों ने देखा कि कंपनी तो बहुत अच्छी है भाई, कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो लोगों ने कहा भैया 10,000 रुपए का शेयर दे रहे हो ना, मैं इसके बदले 11 रुपए देने को तैयार हूँ। कोई कहता नहीं मैं 12 रुपए देने को तैयार हूँ। तो जब ज्यादा मांग रहे हैं, 10 रुपए से ज्यादा मांग रहे हैं, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। अब कोई कहता है नहीं यार, कंपनी की परफॉर्मेंस सही नहीं है, मैं तो वही 8 रुपए दूंगा या 9 रुपए दूंगा, तो कम दे रहा है ना 10 रुपए से, तो ये हो गया अंडर सब्सक्राइब, ठीक है। तो सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ कि हम उसको कितने लोग लेना चाहते हैं। तो कहता है इट इज द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक व्हेन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन are subscribed fully by the public issued capital and subscribed capital would be same. It may be noted that
ultimately the subscribed capital and issued capital are the same, because if the number of shares subscribed is less than what is offered, the company allot only number of shares in which subscription has been received. In case of higher than what offer, the allotment will equal to the offer. In other words, the fact over subscription is not reflected in books. ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल को हिंदी में अभिदत्त पूंजी कहते हैं। तो यह निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो जनता द्वारा वास्तविक रूप से अभिदत्त की गई है। जब अंशों का जनता द्वारा पूर्ण रूप से अभिदान होता है तो निर्गमित पूंजी तथा अभिदत्त पूंजी समान होती है। अभिदत्त पूंजी और निर्गमित पूंजी समान है क्योंकि यदि अभिदान के लिए अंशों की संख्या निर्गमित संख्या से कम है तो कंपनी केवल उन्हीं अंशों का आवंटन करेगी जिनके लिए अभिदान प्राप्त हो चुका है। किसी स्थिति में यह अंशों की संख्या यदि निर्गमित संख्या से ज्यादा है तो आवंटन अंश निर्गमित अंशों के समान होंगे। तो दूसरे शब्दों में अभिदान के तथ्य पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं किए जाते। देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया था, 10 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर के लिए अलॉटमेंट किया, मांगा मैंने। अब उसमें से क्या हुआ, सिर्फ वही 900 लोगों ने अप्लाई किया। मैंने तो मांगा था कितना, 1000 रुपए का, लेकिन अप्लाई किया कितने, सिर्फ 900 रुपए का। तो मैं करूंगा क्या, अब 900 ने मांगा है तो 900 को तो दूंगा, बाकी 1000 को थोड़ा ना दे दूंगा। तो 900 रुपए लोगों को दिया हमने। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल है और मेरी इशूड कैपिटल है कितनी होगी, दोनों बराबर होगी ना। क्योंकि देखो मैंने तो मांगा तो था 1000 रुपए, लेकिन लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब 900 रुपए किया, तो मैं 900 रुपए के ही शेयर दूंगा, 900 को ही। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर मान लीजिए ये 1000 थे लेकिन लोगों ने मांगा 11,000, मान लीजिए 11,000 लोगों ने मांगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने तो ऑफर तो इश्यू किया है सिर्फ 1000 के लिए, 11,000 तो दे ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, कुछ लोगों का अप्लीकेशन जो आती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है या उनको कम दिए जाते हैं। तो इस तरीके से मैं टोटल इश्यू तो 1000 ही करूंगा, तो ये हमेशा बराबर रहेगा, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो जितने भी जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल और इश्यूड कैपिटल दोनों बराबर ही रहेगी। फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, देखिए ऑथराइज कैपिटल हमें पता लग गया कि टोटल कितना मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें पता लग गया क्या कि इशूड कैपिटल क्या होता है। ठीक है, हमने जितने के लिए आईपीओ इशू किया। फिर सब्सक्राइब कैपिटल हमें पता लग गया, सब्सक्राइब कैपिटल यानी कि पब्लिक ने कितना उसके लिए सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। यहाँ तक आने के बाद अब मान लीजिए कि 1000 लोग हमने शेयर्स इशू किए थे, 1000 लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि मैं इन सबसे पूरा पैसा एक साथ मांग लूं, यानी 1000 रुपए मैंने इशू किए थे 10 रुपए के रेट से ना। अब मैं जरूरी नहीं है सबसे 10 रुपए मांग लूंगा। मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ भैया अप्लीकेशन पे 2 रुपए दे दो, अलॉटमेंट करेंगे तो 2 रुपए दे दो, फिर 4 रुपए दे दो। ठीक है, फिर 4 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, इस तरीके से मांग सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि हम सारा पैसा एक साथ मांगे, हम इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं जैसे जैसे हमें जरूरत हो। तो इसे कहते हैं कॉल्ड अप मनी। इट इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स। द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द इंटायर अमाउंट और पार्ट ऑन द ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, तो मांगी गई या याचित पूंजी कहते हैं हिंदी में। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो अंशों पर मांगी जाती है। कंपनी समस्त राशि या अंशों पर अंकित मूल्य से भाग में मांगने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए यदि आवंटित अंशों का अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य भी कहलाता है। समझ गए बात को, तो ठीक है, तो जो जितने जितने जरूरत होती है वैसे वैसे मांगती है तो उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। फिर आता है पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल क्या होती है, अब हमने मांगा लेकिन आया या नहीं आया। हो सकता है हमने 1000 लोगों से 2 रुपए मांगे थे लेकिन सबने 1000 लोगों ने दिए ही नहीं। ठीक है, तो हमें जितना आया उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो इट इज पार्ट पोर्शन इट इज दैट पोर्शन
of the called up capital which has been actually received from shareholders. When the shareholder have paid all the called amount, the called up capital is the same to the paid up capital. If any of the shareholder has not paid amount on call, such an amount may be called as call in arrear. Therefore, paid up capital is equal to called up capital माइनस कॉल इन एरियर। ठीक है, तो हिंदी में हो गया, कहते हैं प्रदत्त पूंजी। यह मांगी गई पूंजी का वह भाग है जो अंशधारियों ने वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है। जब अंशधारियों ये समस्त मांग पूंजी का भुगतान कर देते हैं, तब मांग पूंजी प्रदत्त पूंजी के समान होगी। यदि कोई अंशधारी मांगी गई पूंजी का भुगतान नहीं करता है, तो वह राशि बकाया मांग कहलाती है। इसलिए प्रदत्त पूंजी मांग की गई पूंजी में से बकाया घटाने के पर शेष के समान होती है। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल तो हो गई जो हमें पैसा मिला, तो वही है कि जितना हमारे पास आ गया है तो वो हमारी पेड अप कैपिटल हो गई। कई बार जो लोग नहीं देते हैं तो हम जितना एक्चुअल आया है, यानी जितना हमने मांगा था उसमें से जो नहीं आया उसे माइनस कर दो, तो जो बच गया वो हमारा पेड अप कैपिटल होती है। और जो नहीं देते हैं, जिनका पैसा नहीं आया है, उसे कहते हैं कॉल इन एरियर। ठीक है, फिर आता है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल नाम से भी पता है आपको, भाई जो पैसा नहीं मांगा गया, ये हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। तो जो पैसा जो है कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है। ठीक है, एप्लीकेशन पे कुछ मांग ली, कुछ अलॉटमेंट पे मांग लिया, कुछ जो है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में मांगती है। तो जो पैसा कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं है उसे कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। तो कहता है कि that portion of subscribed capital which has not yet been called up as stated earlier, the company may collect this amount anytime when it need further fund. तो अयाचित पूंजी, तो अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो अभी तक मांगा जाना बाकी है। कंपनी यह राशि किसी भी समय जब आवश्यकता हो भविष्य के कोषों निधियों के लिए एकत्रित कर सकती है। ठीक है, तो जब जरूरत होती है कंपनी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम मांगती रहती है। फिर आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल जो है ना, आपके अनकॉल्ड अप मनी का एक पार्ट है। हम करते क्या है कि कुछ पैसा हम जो है शेयर होल्डर से नहीं मांगते, कंपनी जो है शेयर होल्डर से नहीं मांगती, वो एक रिजर्व के रूप में रखती है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी और उस वक्त हमें अपनी लाइबिलिटीज को, क्रेडिटर्स को पैसा देना होगा, तो उस वक्त वो हम उनसे मांगेंगे। तो वो जो पैसा होता है वो रिजर्व कैपिटल के रूप में ये अलग रख लिया जाता है। तो एक कंपनी में रिजर्व ए पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली व्हेन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप of the company. Such uncalled amount is called reserve capital of company. It is available only for the creditor for winding up of the company. हिंदी में कहते हैं आरक्षित पूंजी। एक कंपनी द्वारा अयाचित पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन की दशा में ही आरक्षित किया जाता है। इस प्रकार की अयाचित राशि कंपनी को आरक्षित पूंजी कहते हैं। यह कंपनी के समापन पर केवल लेनदारों के लिए उपलब्ध होती है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि शेयर कैपिटल की जो क्लासिफिकेशन है क्या है, और आपने ये टर्म्स भी बहुत सुनी होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टर्म्स भी क्लियर हो गई होंगी कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को करना होगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।